नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस वक्त जब आप बिग फाइट लाइव देख रहे हैं, तब तक आज की तारीख में 15 दलित राजस्थान के अलग अलग थानों में उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। नागौर में 17 फरवरी को हुई वारदात के 45 दिन बीतने के बाद इंसाफ नहीं मिलने पर एक परिवार धरना दे रहा है। सभी पार्टियों से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाने के बाद नेता घर लौट चुके हैं, पर दलित उत्थान की बात आज भी अधूरी है। ये तय नहीं हो सका कि अंबेडकर किस पार्टी के हैं और कौन सा दल ईमानदारी के साथ भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलता है। एक सवाल दावा करने वालों का भी है, क्योंकि दलित उत्थान के आंकड़े सच्चाई को अलग से बयान करते हैं। तो फिर कौन है दलितों का असली मसीहा और किसे दलित अपना भगवान समझे? अंबेडकर किस पार्टी के साथ होते? ऐसे तमाम हवाई सवालों का जमीनी जवाब आज इस बहस के दौरान खोजने की कोशिश होगी। मेरे साथ बातचीत जारी है। तमाम खास मेहमानों से रूबरू कराएं, उससे पहले चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए हालात राजस्थान के समझाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में आज मौजूदा स्थितियां कैसी है और क्यों हमने इस सवाल को लिया आज आपके बीच। संविधान निर्माता और देश को अपने विचारों से समानता का पैगाम देने वाले बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी शिद्दत के साथ याद किया गया। पर राजस्थान में इस बार अंबेडकर जयंती का ये दिन सियासी हलकों की सरगर्मियों को लेकर चर्चा में ज्यादा दिखने लगा है। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों ने इस मौके पर कई आयोजन किए, संगोष्ठियां की और दलित उत्थान की बात पूरे दिन जोर शोर के साथ की गई। राहुल गांधी दलित के घर जाकर अगर खाना खाकर आते हैं, तो सचिन पायलट ने दलित बच्चों को पीसीसी बुलाकर साथ नाश्ता किया, तो सरकार ने भी राजधानी में कार्यक्रम किए और बच्चों को सम्मानित किया। एक कार्यक्रम बीजेपी के दफ्तर पर भी हुआ। वहीं बसपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब सभी सियासी दलों को अंबेडकर मंजूर है, पर सवाल अंबेडकर की विचारधारा का भी है, जो सबको एक नजर से देखती है, जिसने सबके लिए एक संविधान बनाया, जिसके सिद्धांत सबसे पिछड़े को सबसे आगे लाने की बात करते हैं। पर क्या सच में सभी सियासी दलों में ऐसा ही होता है? दलितों के खिलाफ अपराधों पर अगर गौर किया जाए, तो 2013 में राजस्थान पुलिस की एक रिपोर्ट का ख्याल किया जाना जरूरी है, जिसमें प्रदेश को दलित उत्पीड़न के मामलों में देश में अव्वल रखा गया है। हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट और अन्य उत्पीड़न की फरियाद लेकर प्रदेश में अनुसूचित जाति के करीब 15 लोग रोजाना थाने पहुँच रहे हैं। 2012 के बाद से अब तक दलितों के साथ होने वाले अपराधों में 22.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बड़े सियासी दलों में आज भी उत्थान की बात हो रही है। आरक्षण को लेकर सियासत होती है। गैर रिजर्वेशन वाली सीट से जीत कर आने वाले एससी प्रत्याशियों की संख्या ना के बराबर दिखती है। वहीं सवाल उन वादों का भी है, जिसे दलित और देश मुल्क की आजादी के बाद से सुनता आया है, पर पूरा होने की डेडलाइन आज तक नहीं मिली। तो फिर क्या अंबेडकर पर दावा किस सारा काम कर देगा? क्योंकि चुनाव में नाम पर ही वोट मिला करते हैं। और क्या कांग्रेस से नाराज पूर्व विधायक अशोक तंवर इसलिए कह रहे थे कि दलितों को सब वोट बैंक ही समझते हैं? इंदिरा जी, इस बहस की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। इससे पहले तमाम मेहमानों से भी आपको भी रूबरू करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ हेमराज मीणा जी हैं, कांग्रेस नेता प्रकाश बेरवा जी हमारे साथ हैं, बसपा से सुरेंद्र लांबा जी हमारे साथ हैं, आरएसएस विचारक दिनेश खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं और दलित चिंतक इंदिरा जी से सबसे पहले मैं आप ही से मुखातिब हो रहा हूँ और आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जो हालात आज हैं, जो रिपोर्ट आपने देखी, क्या उसमें कोई फर्क नजर आता है? क्योंकि आज जब झुंझुनू में कार्यक्रम में थे विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, उनको कहना था दलितों के नाम पर चलने वाली दुकानों को, अंबेडकर के नाम पर चलने वाली दुकानों को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। देखिए, पूरे देश में बाबा साहब के नाम पे 125वीं जैसे जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने 1920 से लेकर 1956 तक 36 वर्षों तक जो संघर्ष किया था और जो मेन एजेंडा इस देश में बाबा साहब ने लागू किया था, संत कबीर से कांसीराम जी तक का जो आंदोलन था, उसको सटीक रूप से वैज्ञानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था और उससे राजनीतिक पार्टियों को सीख लेनी चाहिए थी।
इस देश में उस आंदोलन को तो दिग्भ्रमित इंदिरा जी करके क्या समझे, आज राजनीतिक दल सीख लेने की बजाय अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। बिल्कुल वोट की राजनीति हो गई है, दलितों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दलितों के वोट के बैंक ही समझा जा रहा है। बड़ी बड़ी पीड़ा की बात है। इस देश के आजादी के बाद इस देश में धन धरती का समान बंटवारा होना चाहिए था। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक लोकतंत्र नहीं हो, जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। इस देश के अंदर भूमि सुधार लागू नहीं हुए, वेस्ट बंगाल और केरला को छोड़कर देश में जमीन का कहीं बराबर बंटवारा नहीं हुआ। इस देश में आरक्षण के नाम पे केवल प्रतिशत वही है, आज 80% निजीकरण हो चुका है। इस देश में दलितों के साथ सरासर भले ही कोई राजनीतिक ये एक तस्वीर हमारे सामने। दूसरी तस्वीर आज नजर आई कांग्रेस के दफ्तर पर, जब सचिन पायलट ने दलित बच्चों को पीसीसी के ऑफिस पर बुलाया और उस दौरान उनके साथ नाश्ता किया। एक सवाल यह भी खड़ा हुआ कि जब राहुल गांधी खुद घर जा सकते हैं तो फिर सचिन पायलट को ऐसा क्या हुआ। प्रकाश बेरवा जी, जवाब आपसे चाहेंगे। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अंबेडकर जयंती के ऊपर दलित समाज के जो होनहार बच्चे थे, जिनकी 60% से ऊपर जितनी परसेंटेज थी, उन सबको सम्मानित किया था वहाँ बुला के, और उनके साथ चाय नाश्ता भी किया था, और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर नेता भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन एक सवाल उठा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पीसीसी पर बुलाने से उत्थान हो जाएगा, या फिर इसके बजाय जो सवाल उठा कि सचिन पायलट खुद दलित बस्तियों में जाते तो बेहतर होता। दलित बस्तियों में तो इसलिए इस प्रोग्राम ही केवल इस बात का था कि जो पढ़ाई के अंदर और जो उच्च परसेंटेज जिन बच्चों ने ली थी, उन बच्चों को सम्मानित करना था। तो हर बच्चे के घर तो जाना असंभव था जी। कहीं किसी पीड़ित व्यक्ति के घर की बात होती तो जरूर वहां पर पहुंचते, लेकिन केवल सम्मानित करने की बात थी। तो प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने बीजेपी के जो आरोप है उस पर जरूर हेमराज जी के पास में आऊंगा। इससे पहले इंद्र ओझा जी बीकानेर से जुड़ गए। ओझा साहब, जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। सभी मेहमानों को मेरा तरफ से नमस्कार करता हूँ जी। और मेरा माननीय भारत रत्न हमारे अम्बेडकर जी के बारे में क्या है कि वो न तो किसी पार्टी से बहुत बड़े विचारक थे, इस देश के बहुत बड़े पद पदस्थ थे, लेकिन एक विडंबना इस भारत की रही है कि इस भारत के जितने भी राजनेता है और उन्होंने कभी हमारे जो महापुरुष है उनका मूल्यांकन सही नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूल्यांकन सही नहीं होने की वजह ठीक तरीके से होना चाहिए था, तभी बेहतर तरीके से बात हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं है। हेमराज जी, आप क्यों कांग्रेस पर फिजूल में आरोप लगा रहे हैं अगर सियासत आपको नजर नहीं आती। देखिए, आज बाबा साहब का 125वीं जन्मदिन है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो समरसता में विश्वास करती है, और आज हम आरएसएस से बीजेपी में बाद में आए, पहले आरएसएस से जुड़े, आरएसएस के कारण से बीजेपी में आए, एक वैचारिक धरातल पर जुड़े हुए लोग हैं, तो हम समरसता के रूप में सबको अपना समझते हैं। आज हमारी संघीय शाखाएं चलती हैं। मैं वो जानना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अगर बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, सचिन पायलट को अगर दलित उत्थान की बात करनी है, दलित बस्तियों में जाना चाहिए, जबकि उस कार्यक्रम को पॉजिटिव भी तो लिया जा सकता है। देखिए, दलित बस्तियों में भी जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो सेवा से जुड़ना चाहते हैं और सेवा हम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस सेवा नहीं कर रही, वोट बैंक समझ रही है? वोट बैंक समझ रही है। आपके बगल में एक निवेदन करूं, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। अभी मेरी बात, कांग्रेस वोट बैंक नहीं समझती। मेरी बात, कांग्रेस दलितों को जो कुछ दिया है, मेरी बात जो कुछ दिया है देश की आजादी के बाद, कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति दलित भाइयों को सब कुछ दिया है। अब दोनों के बगल में सुरेंद्र लांबा जी है, उनको लेकर क्या राय है आपकी बसपा से? बीच में एक बात आपकी काट रहा हूं जी कि अंबेडकर पीठ वसुंधरा राजे जी ने बनाया पिछले 5 साल पहले, आज प्रेस में छपा है वो। सुरेंद्र लांबा जी यूपी का जिक्र करने लगेंगे, मायावती की बात करने लगेंगे, इनके बारे में क्या राय है? हेमराज जी, प्रकाश जी, दोनों से जानना चाहता हूं। सुरेंद्र लांबा जी, आप दोनों के बीच में बैठे हैं, इनको लेकर आपकी क्या राय है? मैं बताऊं या प्रकाश जी बताएं? प्रकाश जी बताएं, बसपा क्या लगता है आपको, बसपा ने ठीक नहीं किया काम? बसपा का राजस्थान में वैसे तो राजस्थान का दलित उत्थान की बात है, दलितों के लिए कौन काम कर रहा है? अंबेडकर के दिखाए रास्ते पे कौन चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा? कांग्रेस चल रही है।
मैं कह रहा क्या हूँ, हेमराज जी आपकी पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ चलती है? बीजेपी चल रही है हमने मैं कैसे अम्बेडकर समझूं? पीठ तो बनाया, बीजेपी का तो अम्बेडकर दलितों से कोई पीठ लेना बनाया, देना ही नहीं, इनका 75 कोई संबंध बीघा नहीं, 75 इनका बीघा कोई आधार जमीन नहीं में है। अम्बेडकर ये पीठ बीजेपी बनाया, 9 करोड़ रुपए खर्च किए। उसका हाल भी हम देख 5 रहे हैं, साल- फर्श उखड़ गया, उन उसका पिछले फर्श उखड़ गया, कोई सुध लेने वाली बात नहीं पिछले है। 5 साल में क्या स्थिति बनी अशोक गहलोत जी के राज में, क्या बनी कांग्रेस ने, जो दलितों के वोट ले रही है, लगातार रोज भाषण दे रही है दलितों के नाम पर। तो ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। चलिए, ये हम दावे हैं, सेवा के दो लिए दर्शक जोड़ना हमारे साथ चाहिए। जुड़े हैं, उनसे भी आज बात हमने करेंगे। जी। आरएसएस ने भी इसको समृद्धता का दिवस मनाया, सारे हिंदुस्तान में इसको अपना रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ ना। भाजपा में भी पूरे जिले में हर जिला हेडक्वार्टर हमने बाबा साहब के मार्ग पे कार्यक्रम चलने का देखे मैंने, प्रयत्न इसलिए किया। ये सवाल आप खड़ा सभी किया। ने जाकिर साहब बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब भी बीकानेर से हमारे साथ है। जाकिर साहब, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। जाकिर अली साहब, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। खालिद कुरैशी साहब, सर नमस्कार। नमस्कार बहुत जी। उससे हम पहले तो हम सभी भारतीय हैं, ना कोई दलित है, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, जी। हम सभी भारतीय हैं, ठीक है। आजकल के जो फिर तो दलित उत्थान की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वोट कोई लेता है तो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? खालिद साहब, इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाज आपकी ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आरएसएस से हमारे साथ दिनेश खंडेलवाल जी है। मैं लांबा साहब आपके पास में हूं, उससे पहले इनसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि समरसता दिवस की बात की गई नागपुर में। इस बार जब आरएसएस की प्रतिनिधि सभा थी तो सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर चिंता हुई तो दलितों को लेकर हुई, और पहली बार ऐसा हुआ। इस बार ऐसा क्या खास हो गया खंडेलवाल साहब? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और सामाजिक समरसता का स्वभाव, ये स्वभाव बनना चाहिए। ये ऐसा आप कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहेब भी और संघ की शाखा पर गए। संघ की शाखा पर जाने के बाद में 500 स्वयंसेवक सामने थे और उन्होंने पूछा कि आप में से अछूत कौन है? एक भी बाहर नहीं आया। तो बाबा साहेब ने और डॉक्टर साहब को कहा कि मैं कहता था ना कि आपके यहाँ पर अछूत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर केशव राव ने कहा कि आप ये पूछिए कि चमार कौन है, भंगी कौन है, महार कौन है, जो भी उपजातियां उनके बारे में पूछिए। तो 100 बार निकल करके आए। इसका कहने का अर्थ यह है कि डॉक्टर साहब के समय से ही सामाजिक समरसता का भाव एक आंदोलन के रूप में नहीं, लेकिन एक मन का स्वभाव बने, क्योंकि डॉक्टर साहब बाबा साहब भी यही कहते थे। आरएसएस सबसे बड़ा सामाजिक संगठन इस देश में समझा जाता है। वो विचारधारा जो आप बता रहे हैं उसका प्रवाह कितना है समाज में, वो भी मैं जानना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, सही बात पूछी आपने। और ऐसा ही बाबा साहेब कहते थे। दंतोपंत जी ठेगड़ी जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, लेकिन तुम्हारी गति कम है, और अच्छे काम के लिए गति बढ़ना चाहिए। मैं आपने जो प्रश्न किया वो ठीक है कि आज आप कितना काम है। मैं फिर वही बात कहता हूं, बाबा साहेब ने कहा कि जो शब्द हरिजन महात्मा गांधी ने दिया, मैं इसका विरोध करता हूं, ऐसा बाबा साहेब ने कहा। क्यों? क्योंकि इससे भी एक नया वर्ग खड़ा होगा और उस वर्ग को पहचान मिलेगी तो विभेद वहीं का वहीं, सामाजिक समरसता होने वाली नहीं है। बाबा साहेब की सोच इतनी ऊंची थी कि वो एक शब्द से भी विरोध करते थे, और आज संघ आरएसएस वही सोचता है कि केवल एक आंदोलन के रूप में नहीं। मैं इसको आगे भी समझना चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको। राजेंद्र चौड़िया हमारे साथ है, अजमेर से जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है? अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके नाटकीय रोल अदा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब राव साहब अम्बेडकर साहब को जो मैं 125वीं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नाटकीय रोल तो चलते ही हैं और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। जाकिर साहब फिर से जुड़े हैं बीकानेर से, बताइए जाकिर साहब। नमस्कार। नेताजी भी कांग्रेस। जाकिर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, फिर आपसे बात करने की कोशिश होगी। सुरेंद्र लांबा जी, सबको सुन लिया आपने। मैं इसलिए सबसे आखिर में आया हूं क्योंकि आपका दावा हमेशा बड़ा रहता है कि आप दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम करते आए, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, और आपकी पार्टी का अस्तित्व ही दलितों पर टिका है। अश्वनी जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया राजस्थान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे ये प्रोग्राम रखा। मैं सबसे पहले आपने जो बात जहाँ से स्टार्ट की मैं बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी एक जाति और एक राजनीतिक पार्टी के नहीं थे। हमने कभी भी दावा नहीं किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल बहुजन समाज पार्टी के या दलित जाति के।
मैं दलित शब्द बैनर पे नजर लेकिन काशीराम जी के बगल में ही आते हैं। बिल्कुल हमारे आदर्श है बाबा साहब डॉक्टर, हम चल रहे हैं। हम तो कहते हैं कांग्रेस बीजेपी मतलब इस बात से डिनाई तो नहीं करेंगे ना आप उनके रास्ते पर ऐसा दावा तो बिल्कुल करते हैं। 100% हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं तो बीजेपी कांग्रेस के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग भी बाबा साहब को मानते हैं। इस देश का हर नागरिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब, और दलित शब्द का जो बाबा साहब ने अर्थ दिया, दलित का मतलब दला हुआ, जो पीसा हुआ है, चाहे भले ही वो ब्राह्मण था, चाहे राजपूत था, चाहे महिला वर्ग था। बाबा साहब ने दलित, कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कास्टिज्म की बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के हर दलित जो पिछड़ा आदमी था उसकी बात की, महिला थी उसकी बात की। रही बात, मैं बीजेपी कांग्रेस के सबकी बात की, लेकिन बसपा किसकी बात करती है? बसपा किसकी बात करती है? सबकी बात करती है, बिल्कुल सर्व समाज की बात करती है। चलिए मैं रोकूंगा आपको, यहाँ पर ब्रेक का कॉल है मेरे पास, ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा इसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने बैनर पर भीमराव अंबेडकर को जगह देगी और क्या बसपा सबकी बात करती है, सबके विकास की बात करती है। तो सच में ऐसा ही है? ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश होगी, हर पहलू को टटोलेंगे। सवाल दलित उत्थान का भी है, सच में क्या ऐसा होता है? ब्रेक के उस पार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आजकल जो उपयोग हो रहा है वो केवल वोट बैंक के हिसाब से होता है। दलितों के नाम से, अंबेडकर दलित थे, दलित है तभी अंबेडकर पूरे भारत के थे, उन्होंने सभी के लिए संविधान में सब चीज़ें छोड़ी थी। लेकिन एक वर्ग ने इनको पकड़ लिया कि दलितों का नाम के उनका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता संघ के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। वर्तमान में राजनीतिक दल उनको या उनकी छवि से लाभ लेते हुए उन्हें अपना नेता मानने लगी है। जैसे बहुजन समाज पार्टी भी उसे अपना मसीहा मानती है, कांग्रेस भी इस विचारधारा से जुड़ गई है। लेकिन भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। दलित विचारधारा शूद्र लोगों का वर्ण से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको किसी व्यक्तिगत दल से जोड़ने अनुचित होगा। अंबेडकर को खड़ा करो इस देश में, आपसी मतभेद भुला दो, आपसी दुकानदारियां खत्म कर दो। ये दुकानदारियां जगह जगह अंबेडकर, जगह जगह अंबेडकर, मेरा ये रंज, मेरा साथ क्यों नहीं आते अंबेडकर के तीनों सिद्धांत ये मानने के लिए? और ये मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो सफर करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। 21वीं शताब्दी में दलित समाज के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। एक महिला की मौत हो गई 1.5 महीने पहले, और नागौर में प्रशासन के आगे परिवार धरना दिए हुए हैं। हम लोगों ने कई बार आवेदन किया है पुलिस और प्रशासन से कि आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार कितनी गंभीर है दलितों के अधिकार के लिए। दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो छोड़कर उनको जिंदा जलाया जा रहा है। इससे बड़ी निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। मानवीय जीवन जीने के लिए उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिए, इसलिए दलितों के लिए वो सबसे प्रिय हैं और दलितों के लिए वो भगवान हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैं हूँ, अगर मैं इस जगह पे हूँ क्योंकि वो थे। बाबा भीमराव अंबेडकर का इस देश को बहुत बड़ी देन है संविधान के रूप में। आज उसी संविधान को लेकर ये देश आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको राजनीतिक रंग देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। वो इस देश के महान पुरुष हैं और उनकी जयंती धूमधाम से मनाना हम सबका कर्तव्य है। उनका संदेश है सबको, उनका संदेश है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस क्रम को उलटना नहीं चाहिए। कुछ लोग शिक्षा नहीं, संगठन नहीं, केवल संघर्ष करना चाहते हैं, वे अंबेडकर के अनुयायी नहीं है। अंबेडकर भारत के हैं और यह बहुत ही आनंद की बात है कि भारत के सभी दल अपने महापुरुष का नमन कर रहे हैं। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है कि क्या अंबेडकर के नाम पर राजनीति हो रही है? आप अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए। ट्विटर पर #अंबेडकर ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ साथ firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं और आप अपनी राय बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। लामा साहब, अंबेडकर पर क्या राजनीति हो रही है? मैं अब इसको लेकर आपके पास में आना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा
क्या आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस में इतनी कुव्वत है कि अपने बैनर पर अंबेडकर जी को स्थान दे सके? ब्रेक से पहले मैं यही बात कहना चाहता था कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने की नौटंकी करते हैं। अगर आप वास्तव में बाबा साहब, ये गलत है। क्या है कि कांग्रेस के समय देश आजाद हुआ, उस समय मुझे अपनी देश की आजादी के समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अगर संविधान समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो बाबा साहब को आज जो आप चर्चे कर रहे हैं, आज जो भी कुछ है, संविधान अगर नहीं बनाते उस समय विद्वान थे, इसलिए एक मिनट सुनिए आप मेरी बात। अनुसूचित जाति में कि नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महान आदमी थे। इस वजह से वो महात्मा गांधी का आग्रह था कि इनको रखना। एक मिनट में बता रहा हूं, पंडित नेहरू दोनों का ही था। इस वजह से कांग्रेस के मैं उस पर एतराज हो जाएगा, लेकिन आपने सुना बैरवाजी मुझे जी खंडेलवाल साहब, आप अपनी बात फिर से बोलेंगे। अश्वनी जी मैं लांबा साहब, महात्मा गांधी का आग्रह था, इसके आगे कुछ कहा आपने खंडेलवाल साहब? बता देना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी का क्या आग्रह है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों को 2 वोट का राइट दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने वहां अनशन किया और महात्मा गांधी जी का जो था, महात्मा गांधी और कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस क्षेत्र जसोर और खुलना से चुनाव जीत के आए थे, उस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया था। ऐसा गलत है। कांग्रेस एंड कंपनी की जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने उनको कानून मंत्री बनाया, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया और कांग्रेस की वजह से बाबा साहब आप बातें कर रहे हैं। मैं दोनों की बातों का पटाक्षेप करता हूँ। सब बातें कर रहे हैं। अगर उस समय संविधान सभा में एक साथ सब बोलेंगे तो शायद सुन नहीं पाएंगे। संविधान सभा में बाबा साहब को अगर उस समय चेयरमैन नहीं बनाते, इंदिरा सिंह जी क्या हकीकत है? चेयरमैन मैं सच्चाई बताता हूं। कांग्रेस था उस समय, देश को आजादी कराने में कांग्रेस ही। देखिए मेरी बात लांबा साहब और बैरवा साहब रोकना चाहूंगा आपको। मैं बताना चाह रहा हूं कि 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अंबेडकर कॉमनवेल्थ अवार्ड लेके आए थे। उसमें SC ST OBC नहीं हुआ करती थी उस वक्त। 17 अगस्त 1932 के उसमें बाबा साहब अंबेडकर रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। वो चाह रहे थे कि SC का आदमी SC के प्रतिनिधि चुने। आज एक देश में 122 सांसद हैं, 8166 MLAs हैं, लेकिन वो सब निकम्मे हैं। क्यों? कि हमारा आदमी हमारे आदमी को नहीं चुनना पाता। और डॉक्टर अंबेडकर के उस विचारधारा को गांधी जी ने 24 सितंबर 1932 को पूर्ण पेट के द्वारा रद्द करवा दिया। सबसे बड़ा धोखा बाबा साहब के साथ गांधी जी ने किया। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा। और नहीं बाबा साहब ने जिनको चुन करके भेजती है। नहीं मैं इस चीज में वोट का अधिकार मिला है जनता को, दिया है, लेकिन आज जिसको ये अधिकार मिला है दलितों की जो हालत है भेजती है विधानसभा में, पार्लियामेंट में, निकम्मा। चलिए हेमराज जी मैं आपके पास में आऊंगा, आप बता दीजिए मुझे, आपको क्या लगता है आज दलित आपके साथ है? क्योंकि आप उत्थान की बात करते हैं, ऐसा आपका दावा है? दलित हमारे साथ है, हम सेवा कर रहे हैं दलितों की, और पिछली सरकार में भी आगे भी हम करेंगे। और हम दावा करते हैं 34 में से 32 सीट उनके पास है, दलित वोट बैंक उनका है। हेमराज जी ऐसा ही है ना? नहीं गलत है ये वोट बैंक ये बिल्कुल गलत। हमने तो पार्टी की तरफ से भी हेमराज जी वोट बैंक आपका है, इस बार वोट बैंक हमारे साथ है। वोट बैंक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सकते। 32 सीट में से 32 हम जीत करके आए हैं। कुछ सेवा हमारी होगी तब लोग हमारे साथ लगे। हम सेवा के साथ जोड़ रहे हैं लोगों को। राजेश खंडेलवाल जी आपको क्या हकीकत नजर आती है आज सामाजिक आधार पर बात की जाए? वोट बैंक की बात करी जाए, जब मैं बचपन में संघ की शाखा में मैं आता हूं, चलिए आपके पास में आऊंगा। संघ की शाखा की बात हो रही है इसलिए राजेश खंडेलवाल जी। जब मैं संघ की शाखा में बचपन में जाता था तो संघ में बेरवा भी था, बिल्कुल हो गई वो बात आपने कही है। मैं राजेश खंडेलवाल जी से आगे की बात जानना चाहूंगा। दिनेश खंडेलवाल जी, बाबा साहब के दिनेश खंडेलवाल जी, मैं इससे आगे की बात आपसे जानना चाहूंगा। संघ के बारे में बाबा साहब के विचार अगर अच्छे होते हैं, बाबा साहब धर्म परिवर्तन नहीं करते। हिंदू धर्म के बारे में उनकी सोच की शाखाओं की बात हो रही है। बाबा साहब का कहना था कि दलित उत्थान जिस विषय पर लेकर के हम बैठे हैं जी, तो दलित उत्थान किस प्रकार का? दलित उत्थान यदि सामाजिक रूप से भी हो गया, आर्थिक रूप से भी हो गया, और ज्यादातर मायने आप सब लोग आर्थिक रूप से ले रहे हैं और उसको वोट बैंक के रूप में समझ रहे हैं। आर्थिक रूप से होने के बाद भी, क्योंकि बाबा साहेब के पिता एक सूबेदार थे और अच्छे आर्थिक पक्ष भी ठीक था, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी समाज के अंदर उतना विभेद क्यों? और यह विभेद मिटना चाहिए। इसके लिए केवल दलित बाबा साहब का जीवनी पढ़ी नहीं है। बाबा साहब कैसे परिवार से आए थे, बाबा साहब ने जो संघर्ष वही मैं आपसे कह रहा हूं, आप बाबा साहब को संपन्न परिवार का बता रहे हैं, ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने जिंदगी में जो केवल आर्थिक आधार पे आप बीच में बात हो गया था। बाबा साहब की पत्नी ने दिनेश खंडेलवाल जी, सबसे बड़ी बात है जो बहस छिड़ी है दिनेश खंडेलवाल जी, एक मसला है
संविधान सभा के अध्यक्ष बने, उसके आधार को लेकर बात है। कहा गया कि महात्मा गांधी की सिफारिश पर ऐसा हुआ और फिर उन्होंने दलित उत्थान की बात की। वो भी क्या महात्मा गांधी का पक्ष था? नहीं, दलित उत्थान के विषय नहीं था। नेहरू जी एक विदेशी का नाम लेकर के आए थे, तो महात्मा गांधी जी का कहना था, और वो वास्तव में राष्ट्रीय पुरुष थे और उनकी सोच भी आगे थी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, और मैं उन बात को, चाहे विभेद कितने भी रहे होंगे, चाहे उनका आपस में मतभेद कितना भी रहा होगा, लेकिन सोच दोनों की राष्ट्रीय थी। मैं फिर वही बात कहता हूं कि महार जाति, आप तथ्य को समझिए, महात्मा गांधी जी की सोच कभी राष्ट्रीय नहीं रही। गांधी जी की सोच राष्ट्रीय पिता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये जो महापुरुषों का संघ का विचार यही है, सोच की वजह से संघ का विचार यही है कि तात्कालिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, उनके अंदर मतभेद कैसा भी रही हो। क्या आपको लगता है कि आप भी उनको वो स्थान दे पाएंगे जो बसपा ने दिया है? क्या खंडेलवाल साहब? हाँ जी, क्या वो स्थान मिल पाएगा? महापुरुषों की गिनती अगर संघ के लिहाज से हो, देखिए अम्बेडकर जी को मैं केवल एक शब्द से अपना भाव व्यक्त करता हूं, और वह भाव मेरे संघ के, मेरे रक्त के अंदर है। वह नाम है बाबा साहेब। बाबा का अर्थ ही होता है गार्जियन, और गार्जियन क्या होता है? वो परिवार को, सबको अपने मोह। चलिए, मैं इस पर आगे बात करूंगा। पृथ्वीराज जी नागौर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी पृथ्वीराज जी, क्या राय है आपकी? सर, मैं तो यही नेता लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी लंबे लंबे भाषण करते हैं। हाँ जी। और ये अपने राहुल गांधी जी है, वो साथ में खाना खाते हैं। सचिन पायलट जी है, वो साथ में दलितों के साथ में नाश्ता करते हैं। इन बातों से जो ये दलित वर्ग है, इनका पेट बढ़ने वाला नहीं है, इनका उत्थान होने वाला नहीं है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इनके जी बिल्कुल, इससे आगे निकलने की बात करनी होगी। राजनीति इससे काम नहीं चलेगा, वोट बैंक नहीं समझा जाएगा। खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरी अपील यही है कि सभी पार्टी के नेताओं से कि अपने बाबा साहब हो या फिर देश के कोई और महापुरुष हो, तो उनका नाम अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना इस्तेमाल करें, बस ना इस्तेमाल करें। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो फिर क्या बाबा साहब की तस्वीर का इस्तेमाल किस लिए होता है? इंदिराज सिंह जी, बाबा साहब की तस्वीर अगर कहीं इस्तेमाल होती है तो क्या नहीं लगता सियासी आधार उस पर होगा? वोट बैंक की बात होती है उससे। देखिए, इस देश में बाबा साहब के आता हूं मैं, आप भी जवाब दीजिए। बाबा साहब के दर्शन पे कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस एजेंडे पे धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन उनको हक हकूक नहीं देना चाहते। इस देश में जमीन बराबर बढ़ती, दलितों को जमीन मिलती, वो नहीं मिल रही। आप देखिए, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदी ये है, सेज 350 सेज बन गए, उनको जमीन मिल रही है। मल्टीनेशंस को जमीन मिल रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन मिल रही है। आज हमारा आदमी झुग्गी झोपड़ी रहने के मजबूर है, उसको कहीं ना खेती। हेमराज जी, क्या ये बराबरी दे पाएंगे? हेमराज जी, क्या आप ये बराबरी दे पाएंगे? आप बोल लीजिएगा। हेमराज जी, क्या आप ये बराबरी दे पाएंगे? सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी है, राज्य में आपकी है। मैं कह रहा था कि दलित उत्थान करना, सामाजिक समरसता में सबको लाना, सबसे बड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। यदि शिक्षा आगे वो होगी, शिक्षा अगर राज्य में दलित अत्याचार बढ़े, आगे बढ़ेगा। 22.5% अत्याचार के मामले बढ़े। नागौर का उदाहरण हम दे रहे हैं, सचिन पायलट जिसका जिक्र कर रहे थे, कोई बीजेपी नेता नहीं पहुंचा हालात जानने, एक वृद्धा को जलाकर मार दिया गया। देखिए, ये बात सही है, कोई घटना हो सकती है, लेकिन घटना जिंदा जला दिया, घटना कोई हुई है ना, तो सब तरह के समाज में सब तरह के लोग मौजूद हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, आपने क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्या कदम उठाया? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी दलितों के प्रति अच्छी सोच होती तो इनके नेता या इनके मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते। जी सुरेंद्र लांबा जी, क्या होना चाहिए था? कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ। कठोर कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। जब हम बाहरी दिखावा करना, वहां पर बाहरी दिखावा करने का महत्व नहीं है। सुरेंद्र लांबा जी, क्या होना चाहिए था? जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं तो हमें एक महापुरुष को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने, बाबा साहब ही नहीं, इस देश के तमाम दलित महापुरुष या पिछड़े वर्ग के महापुरुष थे, उनको जनता के नजर में लाने का काम किया, वो थे मान्यवर साहब कांशीराम जी। अभी डॉक्टर इंदिराज सिंह जी ने कहा, मैं आपकी बात से डॉक्टर साहब सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि दलितों के लिए कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब 1984 में पार्टी बनाई तो एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जनता को यह नारा मजाक लगता था, और ये हकीकत थी कि जिनके बाप दादों ने इस देश की आज़ादी में, जिन दलित पिछड़े लोगों ने अपनी जिंदगी कपाई है, जिन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके बड़े बड़े महल खड़े किए, उन लोगों के, जिन्होंने अन्न पैदा किया, उनके पास जमीन नहीं है। और जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो वो सपना बाबा साहब कांशीराम जी का, ये लांबा साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल, दलित जाति के लांबा साहब कह रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद दलितों को बहुत जमीनें अलॉट की है।
गांव बसे हुए हैं। जयपुर जिले में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो दलितों के अलग से बसे हुए हैं। तभी आपकी वो पीठ 5-7 नहीं संभाल पाए जो हमने बनाई थी। तो आपने नोटंकी की थी, आप कुछ कर नहीं पाए। दूसरे की बात को काटेंगे मेरे ख्याल से सार्थक बहस नहीं होगी। जैसे वसुंधरा जी ने पीठ बनाई। हेमराज जी प्रकाश जी आप एक दूसरे की बात को काटेंगे, सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। दिनेश खंडेलवाल जी, मैं ब्रीफ कर देता हूं इस बात को। आप कह रहे हैं कि जैसे मुफ्त दवा योजना है, मैं आऊंगा इंदिरा जी, मैं आऊंगा आपके पास में। एक बार दिनेश जी से जानना चाहेंगे। भाई जी ने कहा, लांबा जी ने, कि काशीराम जी ने और इन महापुरुषों को लेकर के आए। मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा। प्रातः स्मरणीय मंत्र होता है, संघ के सभी स्वयंसेवक करते हैं, ठक्करो भीमरावश्य फूले नारायणो गुरु। ये कब से आया? आज 85 वर्ष कहते हुए हो गए, कह नहीं रहे, उसको जी रहे हैं। एक केवल फोटो खिंचाने के लिए 125वीं जयंती पर और बड़े दलित समाज ये 1929 से वो जब समझे उसके बाद फोटो आरएसएस के संपर्क में आ जाओगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। आरएसएस को खूब राजनीतिज्ञों को सबसे बड़ा रोग है। इंदिरा जी इस परिस्थिति में क्या समझना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं पड़ती। इंदिरा जी आपको शौक नहीं था धर्म परिवर्तन करने का इस देश में जो आरएसएस। लांबा साहब मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका मिलेगा पूरा, आप बोलिएगा। इंदिरा जी देखिए, एक तो बाबा साहब के धर्म परिवर्तन से अर्थ बाबा साहब इस देश के जाति तोड़ो समाज जोड़ो चाहते थे। बुद्ध धर्म के तहत ये था कि जातिहीन समाज की स्थापना हो जाए। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो एक ऐसा बौद्धिक सोच है, वो हिंदू धर्म के ही तहत थे, राष्ट्रवादी थे बाबा साहब। बाबा साहब का पलायनवादी सोच नहीं था, टकराव की नीति उनको केवल यहां तक थी, इस देश में केवल मानव पैदा हो, हिंदू पैदा हो, ब्राह्मण और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस देश में सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, इन मुद्दों पे संविधान में उन्होंने व्याख्या की है। मैं अभी जैसे आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने बीमार लोगों को दवाइयां बांटी हैं, मैं कह रहा हूं दलितों को बीमार भी तो कांग्रेस ने किया है। इतने लंबे समय में दलितों के साथ जो हुआ है इस देश में, जो 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी है। राजी आप गलत कह रहे हैं, कांग्रेस ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, उसमें सारे के सारे जमीनें प्राइवेट कॉलोनाइजेशन कांग्रेस ने दी। शुरुआत वहां से जिन गरीबों को दवाइयां समय पर नहीं मिल पाती थी, जिनकी जांचें नहीं हो सकती थी, 2-2, 5-5 हजार की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चलिए उत्थान की बात हो रही है जी, उत्थान की बात हो रही है। उत्थान के साथ साथ गलतफहमी है। नागपुर की फिर उस प्रतिनिधि सभा का जिक्र करेंगे जिसमें इस बार दलितों की चिंता विशेष तौर पर हुई। सवाल था कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा बीच में आ जाता है। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ धर्म परिवर्तन की बात भी आ रही थी और शायद आरएसएस को इस बात की चिंता हुई। उसके साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी का भी सवाल है, सवाल बसपा का भी है। आखिर सबकी चिंता क्या दलित उत्थान की है, दलित की है या फिर वोट बैंक की है? हर कोई का अपना मकसद है, वो मकसद क्या हो सकता है, सब जानेंगे ब्रेक के उस पार। बिग फाइट लाइव जानें। विचारधारा महज सामाजिक एकता, समानता और उनका उत्थान और विकास, और ये सभी जाति समुदाय वर्ग के एक बिना भेदभाव किए एक साथ उनका विकास किया जाए और सबको सपोर्ट किया जाए, सबको सहयोग किया जाए, ये विचारधारा है। अंबेडकर साहब सामाजिक नेता तो थे ही और दलित समाज आज मानती भी है। दलित क्या पूरा भारतीय मानता है, ठीक है, पर जो विकास कार्य बाबा साहब ने किए, जो समाज के लिए कार्य किया, वो सराहनीय है। आज हमें एक अंबेडकर की आवश्यकता है। आज राजनीतिक पार्टी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करती है और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। बाकी इनको दलित समाज से कोई सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करती है। बाबा भीमराव किसी भी पार्टी से सहमत नहीं थे। बाबा साहब सिर्फ दलितों के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए प्रयास करते रहे, मगर आज भी पूर्ण रूप से दलितों को ना तो किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है और ना ही उनको पूर्ण तरह से सामाजिक समानता प्राप्त है।